अभी तक हमने ये जानने की कोशिश की थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और जो तृतीय विश्व के देश हैं उनके बीच में किस प्रकार के संबंध हैं। इसके लिए ये जानना आवश्यक था कि जो तृतीय विश्व के देश हैं वो किन समानताओं को लेकर आगे आए हैं या किन विभिन्नताओं को लेकर आगे आए हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में ये जानने की कोशिश की थी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बीच में कौन से डिफरेंसेस हैं और कौन सी सिमिलैरिटीज हैं। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं इनकी मांगें क्या हैं, आखिर ये चाहते क्या हैं और वैश्विक पटल में या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये एकजुट होकर किन मांगों को सामने रखते हैं। पहली मांग जो तृतीय विश्व के देशों की नजर आती है वो है नव उपनिवेशवाद का विरोध, यानी नियो कॉलोनियलिज्म का विरोध। इसका मतलब हुआ कि जो तीसरी दुनिया के देश हैं वे नव उपनिवेशवाद तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शोषण का विरोध करते हैं। अगर इंग्लिश में मैं बोलूं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो नियो कॉलोनियलिज्म एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, दे आर अगेंस्ट इट और वो इसको किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करते हैं। नव उपनिवेशवाद का अर्थ है कि उपनिवेशवाद तो वो था जो ब्रिटिशर्स, डच, स्पेन, फ्रांस आदि देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तृतीय विश्व पर कब्जा करके उपनिवेशवाद शुरू किया था। नव उपनिवेशवाद का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, शीत युद्ध के दौरान और उसके बाद भी जो अमीर देश हैं, जो प्रथम विश्व के देश हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस हैं, वो किस प्रकार से तृतीय विश्व के देश या थर्ड वर्ल्ड नेशंस को किस तरीके से सप्रेस करते हैं, उन पर दबाव डालते हैं, उनको प्रेशराइज करते हैं ताकि वो डेवलप्ड नेशंस की मांगों को माने। ये जो नव उपनिवेशवाद है या जो नियो कॉलोनियलिज्म है ये एक तरीके से इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अब पहले पॉलिटिकल कॉलोनियलिज्म हुआ करता था कि हम पर कोई शासन करता था राजनीतिक तौर पर, लेकिन अब नियो कॉलोनियलिज्म में एक नई चीज देखने को आई है, वह यह है कि अब राजनीतिक शासन की बजाय, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के बजाय इकोनॉमिक सप्रेशन ज्यादा होता है, आर्थिक दबाव देशों पर ज्यादा डाला जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व में बहुत सारे आर्थिक रूप से ताकतवर देश हैं। चीन एक आर्थिक रूप से ताकतवर देश है, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, कई ऐसे देश हैं जो आर्थिक रूप से अति संपन्न हैं और वो अपना दबाव जो कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर देश हैं, उन पर डालते हैं। तो ये एक तरीके से नव उपनिवेशवाद है जो कि इट इज मोर ऑफ इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म इन प्लेस ऑफ पॉलिटिकल कॉलोनियलिज्म। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनका शोषण करती हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन करती हैं। कैसे करती हैं? फॉर एग्जाम्पल पेप्सी कोला है, कोका कोला है, ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़े बड़े देशों में इनके प्लांट्स लगे हुए हैं।
ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अपना सामान बेचती हैं, सामान प्रोड्यूस भी करती हैं और वहाँ बेचती भी हैं। जब वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अपना सामान प्रोड्यूस करती हैं तो ऑब्वियसली बहुत सस्ते में उनका प्रोडक्शन हो जाता है। उसका कारण ये है कि तीसरी दुनिया के देशों में जो संसाधन हैं वो बहुत सस्ते मिलते हैं, चाहे वो जल के रूप में हो या कच्चे माल के रूप में हो या लेबर के रूप में हो। हर तरीके का संसाधन सस्ता होता है। तो इसलिए ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां सस्ते संसाधन से तीसरे विश्व के देशों में अपना प्रोडक्शन करती हैं और फिर उस प्रोडक्शन को विश्व के दूसरे देशों में, या हम कहें कि उसी देश में मार्केट भी करती हैं, उनको बेचती भी हैं, और उससे जो भी आर्थिक आय होती है उस आर्थिक आय से, वो आर्थिक आय का बहुत बड़ा हिस्सा डेवलप्ड कंट्री, जिस देश की ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है उस देश में चला जाता है। इससे तृतीय विश्व के देश का आर्थिक शोषण हमें नजर आता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा। तो नव उपनिवेशवाद का विरोध तृतीय विश्व के देश लंबे समय से करते आ रहे हैं और ये उनकी एक मांग रही है। इसी प्रकार से हम इनकी दूसरी मांग की तरफ आए तो वह है नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। प्रचलित अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था शोषण पर आधारित है, अतः तीसरी दुनिया के राष्ट्र नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग कर रहे हैं। ये राष्ट्र चाहते हैं कि विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों का भार कम किया जाए, कच्चे माल तथा तैयार माल की कीमतों में ज्यादा अंतर न हो तथा प्रतिकूल व्यापार शर्तों को हटाया जाए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो तृतीय विश्व के देश हैं वो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इसकी डिमांड कर रहे हैं, नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग उठा रहे हैं। यह जो नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, इसमें ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से विकासशील देशों का अब तक आर्थिक शोषण होता आया है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनका जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन अभी तक हुआ है, वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन रुकना चाहिए। इसलिए जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, they are demanding for new international economic order. उनकी ये मांग है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उन पे जो वित्तीय ऋण हैं, जो फंड्स उनने लिए हैं, लोन्स उनने लिए हैं इंटरनेशनल बॉडीज से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लिए जाते हैं या वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जाता है, तो वो जो ऋण है, वो जो लोन ले रखा है विकासशील देशों ने अपने डेवलपमेंट के लिए, उनको उस ऋण के भार से मुक्त किया जाए, उनको ये सुविधा प्रदान की जाए कि वो अपने डेवलपमेंट के लिए जो ऋण ले रहे हैं उस ऋण पर उनको ज्यादा पैसा या ज्यादा इंटरेस्ट न देना पड़े। इसी तरीके से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ये भी चाहते हैं कि जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है और जो तैयार माल है, यानी कि जो फाइनल प्रोड्यूस है, उनके जो रेट्स हैं, उनकी जो कीमतें हैं, उसमें ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कच्चा माल विकासशील देश ही उत्पन्न करते हैं, कच्चा माल विकासशील देश ही मार्केट में लाते हैं। लेकिन उस कच्चे माल को जब विकसित देश अपने यहाँ ले जाते हैं
और उससे फाइनल प्रोडक्ट या तैयार माल बनाते हैं तो उसको बहुत ज्यादा कीमत पर बेचते हैं। तो जो देश कच्चा माल सप्लाई कर रहा है उसको उस माल की वो कीमत नहीं मिल पाती है जो विकसित देश को तैयार माल की कीमत मिलती है। इसलिए ये तृतीय विश्व के देश ये चाहते हैं कि जो रॉ मटेरियल वो इंटरनेशनल मार्केट में ला रहे हैं या विकसित देशों को वो सप्लाई कर रहे हैं, उस रॉ मटेरियल की कीमत भी अच्छी मिलनी चाहिए, उस कच्चे माल की कीमत भी उन्हें बहुत अच्छी मिलनी चाहिए, क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट की जो कीमत है वो विकसित देश को बहुत अच्छी मिलती है। तो कच्चे माल और तैयार माल के बीच का जो अंतर है ये कम से कम होना चाहिए, इनकी रेट्स में जो अंतर है ये कम से कम होना चाहिए। ऐसी विकसित विकासशील देशों की या तृतीय विश्व के देशों की मांग रहती है। इसी प्रकार से हम ये भी देखते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो ये भी चाहते हैं कि जो प्रतिकूल व्यापार शर्तें हैं उन्हें हटाया जाए। कई ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं या कई ऐसे ट्रेड इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए फेवरेबल नहीं होते हैं। जब कच्चा माल किसी देश में जाता है तो उसको कई बार वो पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसे कानून अंतर्राष्ट्रीय बने हुए हैं जो कि विकासशील देश के लिए विकासशील देश को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको बहुत ज्यादा समर्थन प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए जो विकासशील देश हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो ये चाहते हैं कि जो व्यापार की शर्तें हैं वो व्यापार की शर्तें थोड़ी ढीली की जाएं, थोड़ी सॉफ्टन की जाएं, उनको थोड़ा लिबरलाइज किया जाए, ताकि जो तृतीय विश्व के देश हैं वो भी विश्व में अपना व्यापार सुचारू रूप से कर सकें। तो ये एक इकोनॉमिक फील्ड में या आर्थिक दिशा में तृतीय विश्व के देशों की मांगें रहती हैं। इसी प्रकार से एक और मांग जो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की देखते हैं, उनकी डिमांड है उत्तर दक्षिण संवाद, नॉर्थ साउथ डायलॉग। तीसरी दुनिया के देश ये मांग रहे हैं काफी लंबे समय से कि उत्तर दक्षिण संवाद जारी रखा जाए, ताकि विकसित देश विकासशील देशों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर सकें। तो नॉर्थ साउथ डायलॉग, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है वो बहुत लंबे समय से ये डिमांड रख रहे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कि नॉर्थ साउथ डायलॉग हमेशा चलता रहना चाहिए। इट शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब तक नॉर्थ साउथ डायलॉग नहीं होगा, नॉर्थ साउथ डायलॉग से हमारा तात्पर्य यहाँ ये है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें सारे डेवलप कंट्रीज हैं। अगर आप ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब के उत्तर में जितने भी देश हैं वो सब विकसित देश हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, और ग्लोब के दक्षिण में जितने भी देश नजर आते हैं हमें वो अल्प विकसित या विकासशील, थोड़े से अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस हैं। तो इसीलिए इसको नॉर्थ साउथ कहा जाता है, डायलॉग कहा जाता है, कि नॉर्थ में जो डेवलप कंट्रीज हैं और जो साउथ में अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस हैं, इनके बीच में डायलॉग या संवाद होते रहना चाहिए, जिससे कि जब तक डायलॉग नहीं होगा तब तक जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं
वो अपनी डिमांड्स डेवलप कंट्रीज को नहीं बता पाएंगे, उनको नहीं समझा पाएंगे कि आखिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्या चाहते हैं। तो अपनी डिमांड्स को सहानुभूति पूर्वक मनवाने के लिए, थोड़ा सा सेंसिटाइज करने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को या डेवलप कंट्रीज को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ये चाहते हैं कि हमारा कंटिन्यूस डायलॉग, एक रेगुलर डायलॉग डेवलप कंट्रीज से हमेशा होते रहना चाहिए, ताकि हम अपनी डिमांड्स बता सकें, हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या इच्छाएं हैं, क्या अभिलाषाएं हैं, क्या चेंजेस हम चाहते हैं दुनिया में, हम ये उनको बता सकें। तो एक ये डिमांड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की हमेशा नजर आती है। इसी तरीके से एक और डिमांड है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जो हमें नजर आती है, वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तीसरी दुनिया के देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन चाहते हैं, ताकि एशिया अफ्रीका के देशों को उसमें स्थायी सदस्यता प्राप्त हो सके। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी पुनर्गठन चाहते हैं। तो हम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनकी ये डिमांड है कि देयर शुड बी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, या संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतंत्रीकरण होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संगठन एक संगठन तब बनाया गया था जब वैश्विक शांति स्थापित करने की बहुत ज्यादा डिमांड थी। दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर से गुजर चुकी थी और अब ये महसूस किया जाने लगा कि वर्ल्ड पीस स्टैब्लिश करने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, इसलिए यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी। पर इस यूनाइटेड नेशंस ये जब बना था, संयुक्त राष्ट्र संगठन या यूनाइटेड नेशंस जब ओरिजिनेट हुआ, तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश थे जो अभी तक स्वतंत्र नहीं हुए थे, एग्जिस्टेंस में नहीं आए थे, या वो सोवरेनिटी नहीं पा पाए थे। इसका मतलब है कि स्वतंत्र राष्ट्रों की संख्या कम थी, लेकिन कुछ समय बाद ही बहुत सारे विश्व के देश स्वतंत्र होते चले गए और उनने अपनी सोवरेनिटी पाली, और अब वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज उठाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। ये सभी देश अगर आप देखें तो कहाँ के थे? एशिया एंड अफ्रीका के थे। एशिया और अफ्रीकी महाद्वीप के देश थे जिनने नई नई इंडिपेंडेंस पाई थी, नई नई स्वतंत्रता पाई थी, और अब वो चाहते थे कि अब हम स्वतंत्र हो गए हैं, तो अब यूनाइटेड नेशंस के मेंबर भी हम बन गए हैं, तो अब यूनाइटेड नेशंस का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चेंज होना चाहिए, क्योंकि अब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके मेंबर्स यूनाइटेड नेशंस में बहुत ज़्यादा हो गए थे। आफ्टर 1950 अगर आप देखें तो बहुत बड़ा चेंज आया था यूनाइटेड नेशंस में, और जहां पहले बहुत कम मेंबर्स थे वहीं न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस की मेंबरशिप यूनाइटेड नेशंस में बढ़ गई थी। इसी के साथ जो बहुत बड़े देश, फॉर एग्जाम्पल इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और विश्व राजनीति में अपनी थोड़ी पैठ भी रखता है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस भी करता है इंडिया। तो इंडिया भी चाहता है कि परमानेंट मेंबरशिप सिक्योरिटी काउंसिल की इंडिया को मिलनी चाहिए। अभी हाल ही में मोदी जी ने अपने मन की बात के भाषण में ये आवाज पुनः उठाई थी कि यूनाइटेड नेशंस का
डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए और इंडिया जैसे देशों को भी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप दी जानी चाहिए, क्योंकि इंडिया जैसे देश भी अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ज़्यादा से रखते हैं। इसी तरीके से जो वर्ल्ड बैंक है और IMF है यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसका भी पुनर्गठन होना चाहिए, उसको भी रीऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है ताकि वो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के सपोर्ट में काम करें, उनके लिए फेवरेबल हो। ये दोनों ही फाइनेंशियल इकोनॉमिक एजेंसीज जो हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज, ये दोनों ही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए फेवरेबल हो, इसलिए इनका भी रीऑर्गेनाइजेशन करने की आवश्यकता है। तो आज हमने देखा कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनकी डिमांड्स कौन सी होती हैं।